त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्फीति अंतराल की, जो कि विचार है प्रोफेसर जे.एम. कीन्स का। तो डिटेल में समझते हैं कि स्फीति अंतराल किसे कहते हैं। तो स्फीति जो अंतराल है उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो जो इन्फ्लेशनरी गैप है, 1940 में प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने एक लेख लिखा था, हाउ टू पे फॉर दी वार, और इस लेख में उसने चर्चा की थी स्फीति अंतराल के बारे में। तो इस प्रकार से स्फीति अंतराल का जो विचार दिया वह प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया। 1936 में उसकी एक पुस्तक आई थी, जिसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ था। उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उसने जोर दिया था सामूहिक मांग पर। यदि रोजगार को बढ़ाना है तो सामूहिक मांग में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जो उसका ये जो विचार था यह रोजगार के बारे में था कि जब तीसा की मंदी आई थी तो किस प्रकार से इस मंदी से अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए, रोजगार का स्तर कैसे बढ़ाया जाए। वहां पर उसने ज्यादा जोर दिया था सामूहिक मांग या एग्रीगेट डिमांड पर। लेकिन जब मंदी हटी तो उसके बाद इकोनॉमी में नई समस्या आई। तो फिर प्रोफेसर कीन्स ने इस लेख में इस स्फीति अंतराल के बारे में बताया, और इस स्फीति अंतराल से क्या समस्या पैदा होती है अभी इसके बारे में बताएंगे, और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को इससे बाहर निकाला जा सकता है, इसके बारे में उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इसको हम सीधे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हमारा ये वाई अक्ष है, इस पर हम दिखाएंगे एग्रीगेट डिमांड सामूहिक मांग और एग्रीगेट सप्लाई सामूहिक पूर्ति, और जो हमारा ये एक्स अक्ष है इस पे दिखाएंगे नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। इस प्रकार से ये हमारे 2 एक्सिस हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है O, और यहां से हम सीधे ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री के कोण पे एग्रीगेट सप्लाई की रेखा। ओके, सीधे ड्रॉ करनी है 45 डिग्री के कोण पे। यहां से आपने एक रेखा ड्रॉ करनी है और उस पे लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का अर्थ हो गया सामूहिक पूर्ति की रेखा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद रोजगार या पूर्ण रोजगार का स्तर कहां पर तय होता है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार रोजगार संतुलन की अवस्था में वहां पर होता है कि जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, वहां पर संतुलित रोजगार का बिंदु तय होता है, या कह सकते हैं कि वहां पर कुल राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है, या कुल जीडीपी या कुल उत्पादन का निर्धारण होता है। तो अब क्या करना है, इसके बाद इसे थोड़ा ऊपर करके आप यहां से एक कर्व इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और इस पे लिख देंगे ए डी, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सीधा नहीं जाएगा। अब देखिए ये दूसरा कर्व आ गया एडी, इसका अर्थ हुआ सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड। अब जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस किस चीज से मिलकर बनती है, वो बनती है C प्लस आई प्लस जी। C प्लस आई प्लस जी, इन तीनों का योग जो होता है वह सामूहिक मांग होता है। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट और G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय। ये तीनों चीज मिलकर बनाती हैं सामूहिक मांग या एग्रीगेट डिमांड को। अब कीन्स के अनुसार कि रोजगार का जो स्तर है पूर्ण रोजगार का इकोनॉमी में कहां पर निर्धारित होगा, कि जहां पर AS और AD दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहां पे ये दोनों क्या है, बराबर हो गई है। ओके जी, हमने यहां से एक नीचे रेखा खींची और इस पे लिख दिया NF। इसका मतलब हो गया कि जो राष्ट्रीय आय है, या इसे हम कह सकते हैं पूर्ण रोजगार जो है वह NF पर क्या हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। जबकि संतुलन का बिंदु क्या है, माना कि संतुलन का बिंदु हमारा B है। ओके जी, संतुलन का बिंदु क्या है, B है। तो यहां पर क्या है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं। तो
यहां पर रोजगार का जो पूर्ण रोजगार का स्तर निर्धारित हो रहा है, ओ से लेकर एनएफ से लेकर और 20 तक क्या हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। ओके जी। अब क्या होता है कि इससे आगे रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? कि उत्पादन के सभी साधनों को रोजगार मिल चुका है। ठीक है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में आ चुकी है, कोई बेरोजगार नहीं है। टोटल उत्पादन इतना ही हो सकता है, क्योंकि उत्पादन जो होगा उत्पादन के साधनों की सहायता से होगा। कुल उत्पादन, कुल आय और जो रोजगार है केन्स के अनुसार वो तीनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से ओ से लेकर एनएफ तक क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, बराबर हो गए। यहां पे इकोनॉमी पूरी की पूरी क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। अब बात आती है कि इन्फ्लेशनरी गैप। अब अभी गैप की बात नहीं आई, अभी तो यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। लेकिन अब किन्स क्या कहता है कि यहां पर तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में इकोनॉमी है, इससे आगे रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सभी को रोजगार मिल चुका है, उत्पादन के सभी साधनों को रोजगार दिया जा चुका है। लेकिन इसके बाद वो क्या बताता है कि यदि क्या होता है कि सामूहिक मांग बढ़ जाती है, सामूहिक मांग बढ़ जाती है, तो क्या असर होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी के समांतर यहां से थोड़ा ऊपर लेते हुए और हमें एक एग्रीगेट डिमांड का कर्व और ड्रॉ करना है और इस पे लिखना है एडी करके। ठीक है, और ये एडी जो होगा ये भी सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, डैश। ओके, अब देखिए, अब जो एडी है ये ऊपर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। अब अगला कर्व तैयार हो गया है। अब ये कर्व क्या बदला रहा है, सी प्लस आई प्लस जी, अर्थात इन तीनों चीजों में क्या हो चुका है, वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, तीनों व्ययों में वृद्धि हो चुकी है, अर्थात डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ चुकी है। ओके, इसलिए ये कर्व जो है ऊपर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये एग्रीगेट डिमांड का अगला कर्व क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब इन्फ्लेशनरी गैप को जानेंगे यहां पे कि स्फीति अंतराल अब शुरू हो गया है। अब देखेंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है जबकि सप्लाई अपनी जगह वहीं खड़ी है, पूर्ति कम है। अब यहां से देखिए, यहां से और यहां के बीच इस प्रकार से देखिए। ठीक है, बी लिखा, यहां पे लिख देता हूं बी डैश। तो बी से बी डैश के बीच देखिए उत्पादन कितना है या कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, इतनी है। ओके जी, संतुलन का बिंदु क्या है, बी है। तो कुल उत्पादन यहां से लेकर यहां और यहां तक है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता है क्योंकि उत्पादन तो इतना ही है, यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन मांग बढ़ जाती है। अर्थात बी से लेकर B1 के बीच जो एक इतना अंतर आ चुका है, ठीक है, क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है। इसी अंतर को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, कि इसके बीच बी से लेकर और बी डैश के बीच जो एक गैप बना, ये बतला रहा है स्फीतिक अंतराल को। तो इसको क्या समझना है, उत्पादन उतना ही है, उत्पादन क्या है, उतना ही है, लेकिन मांग बढ़ गई है। तो मांग बढ़ने से क्या होगा, और यदि सप्लाई तो नीचे ही है, अपनी जगह पे है सप्लाई, केवल मांग बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमत का स्तर बढ़ जाएगा, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जितना उत्पादन यहां पर यहां से लेकर यहां तक है और यहां पे संतुलन में है, जितना प्राइस यहां पर है, ठीक है, उतना ही जो उत्पादन है, ठीक है, अब ज्यादा उसका प्राइस हो जाएगा, उसके मूल्य बढ़ जाएंगे, क्योंकि उत्पादन तो यहीं तक है, ठीक है, जहां पे संतुलन में इतना उत्पादन है, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ चुकी है। तो जब भी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से ऊपर जाएगी, तो कुल उत्पादन जितना है अर्थव्यवस्था में और लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, तो जो उत्पादन है टोटल उसका दाम बढ़ जाएगा, वो अर्थात महंगाई होगी, वस्तु क्या होगी,
महंगी हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ा है। बढ़ा क्या है? मांग बढ़ी है। तो मांग क्यों बढ़ी है? इसका मीनिंग लोगों का पैसा है, लोग पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वस्तुओं की मांग बढ़ गई। पैसा नहीं होगा तो मांग कहां से बढ़ेगी? क्योंकि मांग के लिए अर्थात वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो ये मांग क्यों बढ़ी? यहाँ पे देखिए, इसलिए बढ़ी, लोगों का उपभोग भी बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये भी बढ़ गया। ठीक है, इससे क्या है? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है। लेकिन अब देखिए यहां पर अगला अर्थात यहाँ पे इसने यहाँ पर टच किया इसको। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहां से देखेंगे और एक रेखा नीचे यहाँ पे मिला देते हैं, और ये हो गई y1। ठीक है जी, तो ये y1 हो गई। अब देखिए ये था B बिंदु। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं B1। ठीक है जी, B1 पर इसने यहां पर इसको क्या किया? काटा। अब दोनों यहां पे बराबर हो गए। कौन? एग्रीगेट डिमांड, डिमांड ये हो गया, और सप्लाई का दोनों इक्वल हो गई। तो फिर अब देखिए कीमत तो बढ़ चुकी है, इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं। अब देखिए जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, यहां से लेकर यहां तक बढ़ी है। ठीक है, बढ़ी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? राष्ट्रीय आय बढ़ी नहीं है, बल्कि उत्पादन के मूल्य में वृद्धि हुई है। उत्पादन का जो माना मूल्य पहले यहाँ पे 100 रुपया था, अब वो बढ़कर क्या? उत्पादन उतना ही है, उत्पादन उतना ही है, और उसी उत्पादन का जो पैसा था वो बढ़कर 150 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ चुकी है। नेशनल इनकम नहीं बढ़ी, बल्कि मुद्रा का परिमाण बढ़ गया, कि जिसे कह रहे हैं महंगाई। तो महंगाई के कारण 100 रुपए की वस्तु, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु 150 की हो जाती है, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी होगी आय बढ़ चुकी है, वो तो महंगाई बढ़ी। तो यहां से लेकर यहां लग रहा है कि नेशनल इनकम क्या है? बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, लेकिन बढ़ी नहीं है, क्योंकि उत्पादन का स्तर तो यही है, मात्र बढ़ा क्या है? मुद्रा का परिमाण बढ़ा है, या महंगाई बढ़ी है, जिससे नेशनल इनकम 100 रुपए की जगह 150 लग रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, ठीक है, YF। ठीक है, इनकम को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? Y का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको क्या बताया? पहले ये बताया कि इससे, और पहले तुमने यहां से इतना हमने एक कर्व खींच दिया एग्रीगेट सप्लाई का। ओके जी, अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट अब डिमांड दिखानी थी, एक कर्व अगला खींच दिया। यहाँ पे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। ठीक है, इसका एक नीचे हमने लाइन खींची, YF इस पे लिख दिया, Y को अर्थात नेशनल इनकम को हम Y के द्वारा दिखलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे संतुलन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशनरी गैप, ये स्फीति अंतराल पैदा नहीं हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई, और अगला वक्र हमने यहां से ड्रॉ किया, और इस प्रकार से यहां तक क्या हुआ? उत्पादन तो उतना ही है, उत्पादन क्या है? उतना ही है, संतुलन तो यहां पर है। ओके, लेकिन इससे ऊपर मांग बढ़ गई, तो हुआ क्या? ये जितने ये मांग बढ़ी, इस मांग ने किया कि जितना उत्पादन है, उत्पादन का लेवल वही है, क्योंकि रेखा इसी के ऊपर जा रही है सीधी में, उत्पादन वही है, लेकिन उस उत्पादन के मूल्य को बढ़ा दिया है, महंगाई को बढ़ा दिया है, बी से लेकर और बी डैश के बीच, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीति अंतराल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, ठीक है, हैरो करके स्फीति अंतराल। उसके आगे क्या हुआ? इसने यहाँ पे अर्थात एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ी, तो उसने एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पे क्रॉस किया, दोनों बराबर हो गए, यहाँ से लाइन खींचिए। तो इससे क्या हुआ? एक तो महंगाई बढ़ी, वो तो बढ़ी, दूसरा इधर को दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में लग रहा है कि वृद्धि हुई, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि जो वस्तु का टोटल उत्पादन था उसका मूल्य बढ़कर ज्यादा हो गया, जिसके कारण मानवार यहाँ 100 रुपए की राष्ट्रीय आय थी तो बढ़कर 150 हो गई। ओके, तो इस प्रकार से ये जो एग्रीगेट डिमांड ऊपर की ओर क्या क्या इसने शिफ्ट हुआ, तो इसके बीच का जो अंतर है इसी को कहते हैं स्फीतिक अंतराल। और जो स्फीतिक अंतराल होता है, ये क्या करता है? ये महंगाई को जन्म देता है।
ठीक है, क्या देता है, महंगाई को जन्म देता है। जो वस्तुएं सस्ती होती हैं वह महंगी बिकने लग जाती हैं। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब यहां पर केन्स ने इस इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे हम दूर कर सकते हैं इसके बारे में बताया कि महंगाई बढ़ गई, केवल इतना नहीं बोला उसने कहा इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं कि अब क्योंकि ये जो इतना जो अंतर आया है, ठीक है, कीमत का स्तर बड़ा है, अब इसको क्या करना है, इसके बराबर करना है, महंगाई को घटाना है। ओके जी, तो क्या करना पड़ेगा, उसने बोला एक तो हमें जो ये सी है, ठीक है, सी फॉर होता कंजम्पशन, उपभोग जो लोग करते हैं, जो लोगों का खर्चा है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो भाई लोगों का खर्चा कैसे कम करना पड़ेगा, तो उसने सुझाव दिया कि सरकार को क्या करना चाहिए, उपभोग व्यय, लोगों के खर्चे को कम करने के लिए उस पर कर बढ़ा देना चाहिए, टैक्स लगा देना चाहिए। ओके जी, टैक्स लगाने से क्या होगा कि यदि 10 रुपए टैक्स लगा रखा है और 10 की जगह 15 रुपए टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, अर्थात व्यक्ति के पास से जो पैसा है वह गवर्नमेंट के पास ज्यादा चला जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में, बाजार में क्या होगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है वह कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी जो गैप हो रहा है वो सी प्लस आई प्लस जी ज्यादा होने से हो रहा है, तो उसमें कमी करनी है। तो उसने कहा यहाँ टैक्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, टैक्स जैसे बढ़ेगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है और चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है। यदि डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो क्या होगा कि जैसे हम इनकम टैक्स लगा देते हैं तो व्यक्ति की आय क्या हो जाती है, एक हिस्सा सरकार के पास चला जाता है, तो उतनी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। यदि इनडायरेक्ट लगाते हैं तो वस्तुओं पे महंगी हो जाएंगी, तो महंगी होने के कारण जो महंगाई वहां बढ़ रही थी उतना ज्यादा पैसा जो है वो सरकार के पास चला जाएगा। ओके, और आदमी के पास पैसा कम बच जाएगा। इसलिए क्या करिए आप, सी पर क्या करिए, अर्थात कंजम्पशन पर लोगों के खर्चे को रोकना है, जो महंगाई को बढ़ा रहा है तो उस पर टैक्स लगाइए। दूसरा उसने क्या कहा, जो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आई पर इन्वेस्टमेंट, निवेश का जो खर्चा है, जो निवेश करते हैं लोग, पैसा लगा रहे हैं, मशीनरी में लगा रहे हैं, कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लोग क्या करते हैं, बैंकों से उधार लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, अर्थात ब्याज की दर 5% से 15% कर दीजिए। जब 15% होगा तो ब्याज लेना महंगा हो जाएगा, तो इस प्रकार से वो निवेश कम करेंगे, ठीक है, तो खर्चा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो एक्स्ट्रा मनी जो अर्थव्यवस्था में आ रही थी वह रुक जाएगी। ओके जी, तो फिर इससे क्या होगी, महंगाई कम होगी। तीसरा उसने क्या कहा, जी, जो जी है ये गवर्नमेंट का व्यय, सरकार का जो व्यय है, उसने कहा सरकार का जो अनुपादक व्यय है, अर्थात जो उत्पादन को बढ़ाने में सहायक नहीं है, उस व्यय पर लगाम लगाना है, ठीक है। सरकार के जो क्या होते हैं, फालतू खर्चे होते हैं, जैसे मंत्री संतरियों के क्या होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे हो जाते हैं, वेतन भत्ते को छोड़कर अन्य खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सुविधाएं घटाइए उनकी, ठीक है, ये नीचे के लेवल के जितने भी अधिकारी हैं उनकी सुविधाओं को घटाइए, जो उनको खर्चा कम करिए, उनके पास पैसा ना जाए। ओके, तो इसलिए सरकार को व्यय कम कर देना चाहिए। तो यदि इन तीनों में यदि क्या कर दिया जाए, कमी कर दी जाए, ठीक है, एक तो उपभोक्ता से पैसा ले लिया, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, सरकार का व्यय भी कम हो जाएगा, अनुपादक कार्य, ठीक है, उत्पादक कार्यों में लगाइए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो डिमांड को पूरा करेगा, ठीक है, जिससे डिमांड और सप्लाई बराबर हो सकती है। लेकिन जो फालतू का खर्चा हो रहा है सरकार को, उसको रोक देंगे, तो इस प्रकार से तीनों जगहों से जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो कमी हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड का हमने ये वाला कर्व खींचा है, एलडी वाला अगला, तो ये नीचे के इस बिंदु पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हम बता चुके हैं पहले से कि उत्पादन या राष्ट्रीय आय तो इतनी है, इस प्रकार से जो महंगाई बढ़ी और जो इस प्रकार से आगे की तरफ महंगाई के आकार के रूप में राष्ट्रीय आय के आकार को बढ़ा रही है फालतू, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कब होगा ऐसा कि जब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है, किसको, सी प्लस आई प्लस जी, जो ये वक्र ऊपर गया है, जिसने कि इतने से इतने की भी महंगाई को बढ़ाया है, जिसको कि कीन्स ने स्फीति अंतराल कहा है, तो अपना भी क्या हो जाएगा, स्फीति अंतराल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में कटौती कर दी जाए। तो इस प्रकार से आप इसका रेखा चित्र बना सकते हैं। अब इसको
एक अन्य उदाहरण के द्वारा गणितीय रूप में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि सामूहिक मांग सेब की क्या है 50 किलो है, सामूहिक पूर्ति क्या है 50 किलो है, अर्थात मांग भी उतनी है और पूर्ति भी उतनी है, और माना कि संतुलित कीमत उसमें मार्केट के अंदर 20 रुपीज है। ठीक है, सेब 1 किलो सेब का दाम कितना है 20 रुपया है, तो कुल राशि आय कितनी हो जाएगी 50 गुणा 20 1000 रुपया। टोटल राशि आय कितनी हो गई 1000 रुपया हो गई। छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, कोई बड़ा उदाहरण लाखों अरबों करोड़ों का नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई नहीं है, बराबर है दोनों इक्वल। अब बात क्या होती है अगली कंडीशन जो हमने वहां पे इन्फ्लेशनरी गैप के रूप में बताया कि महंगाई बढ़ जाती है। अभी कैसे बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी कि 50 किलो की जगह 100 किलो हो गई, 100 किलो हो गई। ठीक है, और सप्लाई क्या है 50 किलो की है, अर्थात कुल उत्पादन 50 किलो का है, लेकिन लोगों की मांग बढ़ेगी, हमें 100 किलो चाहिए सेब। कितने किलो चाहिए 100 किलो सेब चाहिए, लेकिन आएगा कहाँ, उत्पादन तो उतना ही है, नहीं बढ़ा सकते हैं उसको, क्योंकि सभी लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में अर्थव्यवस्था है, तो उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं। ओके जी, तब क्या होगा, जैसे कि पहले सेब है 20 का, तो मार्केट में दुकानदार का 20 का एक, 20 का एक, 20 का एक, 20 का एक। ओके जी, जब देखा क्या शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज हो गई किसकी, सेब की शॉर्टेज हो गई है मार्केट में। ठीक है, अगले दिन व्यक्ति क्या जाएंगे सेब लेने जाएंगे, या 2-4 दिन बाद जाएंगे, अगला दिन कहना शुरू कर देगा, महंगे रेट पे आएगा तो क्या बोलेगा 30 का 1 किलो, 30 को 1 किलो, 30 किलो 1 किलो, तो लोग क्या करेंगे, नहीं खरीदेंगे क्या, लोगों में पैसा है। ठीक है, वो अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके जी, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, अब उसने सेब का रेट जहां 20 था अब 30 बढ़ गया, अब 30 किलो को 50 किलो से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 1500 रुपया हो गया, 30 गुणा 50 1500 रुपया। ठीक है, सेब का वजन 50 किलो, पहले भी कितना था 50 किलो, पहले 50 किलो का कितने में था 1000 की राष्ट्रीय आय आ रही थी, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय आय बढ़कर कितनी हो गई 1500 हो गई है। लेकिन आप देखिए सप्लाई 50 किलो और पहले भी 50 किलो, केवल 10 रुपए जो यहाँ पे अंतर को घटा दें 20 और यहाँ 30 हुआ, तो 10 रुपये ने क्या कर दी महंगाई को बढ़ा दिया है। ठीक है, जिससे कि लग रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ चुकी, तो इसको घटा देते हैं 1500 में से 1000, तो जो 500 रुपये जो एक्स्ट्रा ठीक है मूल्य बढ़ा है, ठीक है, ये कहलाएगा आपका स्फीतिक अंतराल या स्फीति अंतराल या स्फीतिक अंतर भी कहते हैं इसको। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम गणितीय रूप में भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन्फ्लेशनरी गैप आता है कि जब वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति में गैप उत्पन्न हो जाता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा स्फीति अंतराल। ठीक है, तो एक बार पुनः कि स्फीति अंतराल किसने दिया, क्या होता है कि जो स्फीति अंतराल है ये विचार है प्रोफेसर जेएम कीन्स का। उसने एक लेख लिखा हाउ टू पे फॉर द वार, उसमें उसने इकोनॉमी में देखा 1940 में कि इन्फ्लेशनरी गैप अर्थात महंगाई बढ़ रही थी, जिससे पहले उसने अगला विचार दिया था एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दीजिए। फिर उसने देखा कि जब मंदी थोड़ा दूर होने लग गई अर्थात खत्म होने लग गई, तो उसके सामने अगली समस्या आएगी कि डिमांड तो बढ़ी लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी, तो उसने महंगाई को जन्म दे दिया। ओके जी, तो उसके तो जो यहां से लेकर यहां तक बढ़ा उसने इसको कह दिया स्फीति अंतराल, अर्थात महंगाई का स्तर बढ़ गया जबकि रोजगार या एम्प्लॉयमेंट तो वहीं खड़ा है। ओके जी, तो इस प्रकार से ये स्फीति अंतराल का रेखा चित्र आप ऐसा बनाएंगे। सातवीं आप यदि इसी स्फीति अंतराल को हमें दूर करना है, केवल इतना ही नहीं है कि हमने रेखा चित्र बना दिया कि इसे स्फीति अंतराल कहते हैं, लेकिन निदान क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन भी बताना है कि जो हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है या जी है, गवर्नमेंट का व्यय है, इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ से ऊपर की महंगाई बी से बी डैश हुई हुई है वो यहाँ से ये जो वक्र है सीधे इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, महंगाई खत्म हो जाए। ओके जी, तो इस प्रकार से ये हमने आपको बताया। साथ में क्या बताया कि यदि आप इसको समझ गए हैं रेखा चित्र पे, तो फिर मैंने आपको यहाँ पर ये गणितीय रूप में बताया। तो इस प्रकार से जो इन्फ्लेशनरी गैप है संक्षेप में कहें तो कब उत्पन्न होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई,
कि जब सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उस समय उत्पन्न होती है स्फीति अंतराल या स्फीति अंतर की समस्या। इसलिए गैप की बात की उसने। किसकी बात की? गैप, जो मैंने आपको रेखाचित्र बताया। तो इस प्रकार से ये हुआ कीन्स का स्फीति अंतराल।